नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे बगल वाली विंडो में आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी मौजूद हैं। सर अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और आप कई पत्रिकाओं में काम भी कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या अगले 24 घंटे में होने वाला है। राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार जी की खामोशी क्या कहती है। एसआईआर और जो वोट चोरी के आरोप लगे हैं उसके मद्देनजर क्या हो रहा है इस वक्त। जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है हिमांशु जी आपने, और थैंक्स। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है करंट अनप्लग्ड बाय राजीव। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपने जो पूछा कि ज्ञानेश कुमार जी की शांति जो है, कुमार जी की जो खामोशी जो है वो क्या बयां करती है। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद चल रही है एसआईआर की बिहार में, इसका क्या सर पैर है, क्यों चल रही है, किसी को नहीं मालूम है। ये सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी और अमित शाह जी, ये दो ही लोगों को मालूम है, होम मिनिस्टर और निर्वाचन आयोग के चीफ, कि भाई ये पूरी की पूरा ये कवायद इतना किया क्यों गया, इसमें कितना खर्चा हुआ है, तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों किया गया है। ये बीजेपी के भी लोगों से पूछो तो वो भी अब गरिया रहे हैं। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, जब बात कर रहा आदमी तो बोलते भाई समझ में नहीं आ रहा। और आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं कि ये इन्होंने अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार लिया ये एसआईआर करके, क्योंकि हिमांशु जी बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पे थी, बहुत ही सॉलिड विकेट पे थी बीजेपी। ये बेवकूफी जो सेल्फ गोल इन्होंने किया उसके पहले तक इनको लग रहा था कि हम कांग्रेस और आरजेडी के वोट काट के जो है, उनके नाम निकाल के जो है, हम बहुत इजीली इलेक्शन जीत जाएंगे। आप अगर लोकसभा का परफॉर्मेंस देखें तो अच्छी खासी साइजेबल सीट जो है वो एनडीए ने जीती है। मेरे ख्याल से 36 जीती थी और 4 इंडिया अलायंस के पास में थी। अगर जहां तक मेरी मेमोरी जा रही हो सकता है नंबर यहां वहां गलत भी हो, पर कहने का अर्थ ये है कि ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग विकेट पे थे। पर एसआईआर की पूरी कवायद करके जो है, इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। अब इसमें एक ही चीज मुझे नजर आ रहा है जो बाकी राजनीतिक विश्लेषक अभी तक देख नहीं पाए हैं, पकड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। वो ये है कि कहीं इनकी स्ट्रैटेजी ये तो नहीं है कि ये कांग्रेस और आरजेडी या इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टीज हैं, इनके कार्यकर्ताओं को, इनके नेताओं को बूथ लेवल पे इतना उलझा दे वोटर इसको वेरीफाई करने में, कि ये लोग मेन जो इलेक्शन के लिए रणनीति बनानी रहती है, स्ट्रैटेजीज बनानी रहती है, ये ग्राउंड लेवल पे जो घूमना रहता है वो कर ही ना पाए। पूरा का पूरा फोकस इनका ये लग जाए कि ये जो 60 लाख लोगों के नाम हमने हटाए हैं, इसमें से कितने बोगस हैं और कितने जेन्युइन हैं, उनको छाटते छाटते जो है इनकी पूरी एनर्जी कहीं डिसिपेट ना हो जाए, इनकी पूरी जो शक्ति जो है वो कहीं मतलब क्षीण ना हो जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। नाम तो इन्होंने निकाले हैं और जम के निकाले इन्होंने, ठीक है। वोटर लिस्ट जो है, जब लोग ईवीएम करते थे तब भी मैंने संजय शर्मा जी के साथ में कई प्रोग्राम में कहा, बताया था कि भाई आरएसएस और बीजेपी की स्ट्रैटेजी ईवीएम पे क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इनके प्रचारक घर घर घूमते हैं। वोटर लिस्ट पे इनकी स्ट्रैटेजी मुझे मालूम है कि ये क्या गड़बड़ी करते हैं और कहां गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। पर ये ईवीएम का तो भाई नहीं मालूम मुझे। और वही एग्जैक्टली जो 1.5 साल 1.25 साल पहले मैंने संजय जी को बोला था, वही चीज अभी कन्वर्ट होते हुए मेरे को दिख रही है, वही होता हुआ प्रतीत हो रहा है, खुल के सामने आया कि वोटर लिस्ट में किस तरीके से धांधली की जा रही है। तो आपने जो कहा कि राहुल गांधी की कल से यात्रा शुरू होने वाली है, ये इसको मैं 2 तरीके से देखता हूं। एक तो ये कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, तो ये यात्रा जो है अभी, और 30 सितंबर तक फाइनल लिस्ट बन जाएगी, जो वोटर लिस्ट है वो 30 सितंबर तक बन जाएगी। तो क्या और ये 15 दिन यात्रा चलने वाली, 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान में इसका समापन होगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी ने अपने सारे रिसोर्सेज इस यात्रा पे लगा देने चाहिए, कि ये जो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो ये कटे हुए नामों के लिस्ट जो जारी होगी, वहां पे इनके ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल के लोग जो हैं वहां अपने एनर्जी को फोकस करें। अगर वो वहां करेंगे तो यात्रा में भीड़ नहीं आएगी,
और यदि यात्रा में करेंगे तो वो नाम की स्क्रूटनी जो है, जहां पे बहुत गहन मतलब आपको ध्यान से गहराई से जांच करना है, वो शायद हो सकता है कि खाली छूट जाए। तो बीजेपी ने और निर्वाचन आयोग ने फंसा दिया है कांग्रेस और आरजेडी को, और ये कोई देख नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिकली लेवल पे इन लोगों ने एक चाल चली है कि पहले खुद से ही फंसा दो, ठीक है। ये वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है। वॉर्स में ऐसा ही होता है कि दुश्मन को आप घुसने देते हो सीमा के अंदर 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर सीमा के अंदर जब दुश्मन गिर जाता है तब उसको फिर चारों तरफ से घेर लिया जाता है। सेम यही स्ट्रैटेजी रशिया ने हिटलर के साथ में किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो कहीं वही चीज, वही स्ट्रैटेजी तो हम नहीं देख रहे हैं कि जान के लिस्ट से अनाप शनाप नाम निकाले गए। अब अगर वो उसकी तरफ ये ध्यान नहीं देते हैं तो भी बीजेपी को फायदा, और यदि उसकी तरफ ध्यान देते हैं ये लोग तो इनकी एनर्जी पूरी उस चीज में लग जाएगी। तो फिर इलेक्शन के लिए ढंग से लड़ने के लिए इनके पास में टाइम, मनी, रिसोर्सेज इसकी कमी पड़ सकती है। तो ये बहुत भारी दांव जो है इन्होंने खेला है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ही जो है वो बेड़ा पार लगा सकती है। नहीं तो एक तरफ यात्रा खत्म होगी, दूसरी तरफ लिस्ट भी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद उनके पास समय रहेगा उसकी स्क्रूटनी करने का, उसको देखने परखने का। हालांकि जिस तरह से चुनाव आयोग खामोश है आरोपों को लेकर, भारतीय जनता पार्टी भी अब तो घेर रही है। जिस तरह से सामने आए एक नेता भारतीय जनता पार्टी के और ये कहने लगे कि देखिए तमाम और सीटें हैं, यहां पर भी घपलेबाजी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी घेर रही है। अब तो ज्ञानेश कुमार जी के पास कहने को कुछ बचा नहीं है। तो जो भी होगा वो बहुत ज्यादा प्रो होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपको लग रहा है? ज्ञानेश कुमार जी को तो आप भूल जाइए, वो तो एक प्यादे हैं। वो एक चेस के अंदर में, एक गेम में वो एक प्यादे हैं। ये मैच जो है ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि कहां कहां पे कांग्रेस को अटकाया जा सकता है, कहां कहां पे उसकी एनर्जी, उसकी स्ट्रैटेजी को चोट पहुंचाई जा सकती है। आपने बोला कि 1 सितंबर को खत्म होगा, 30 सितंबर तक तो फाइनल लिस्ट बन जानी है हिमांशु जी। एक महादेवपुरा की सीट में 6 महीने लग गए इनको सॉर्टिंग करने में। चलो इस बार ईएसआईसी के हिसाब से जो नंबर मिलेंगे, पर उसमें भी टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगता है, लोग चाहिए आपको बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे उनको एजुकेट करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है, कौन जेन्युइन है नाम कटा है, कौन जेन्युइन नहीं है जिसका नाम कटा है। इसके लिए काफी ट्रेनिंग और काफी कुछ, मतलब आप समझिए रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ इन्होंने घेर लिया है कांग्रेस को। तो अभी मेरी जो चिंता है एज ए पत्रकार, जो मैं हेल्दी डेमोक्रेसी देखना चाहता हूँ, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखना चाहता हूँ, वो ये है कि पूरे सिस्टम को जो है बीजेपी मैनिपुलेट करके अपने फेवर में जो है वो काम कर रहा है। आप बताइए, अभी आपने बोला कि अब तो बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लिस्ट लेके घूम रहे हैं कि कांग्रेस ने भी गड़बड़ी की है। जहां 6 महीने लगे कांग्रेस को एक असेंबली सीट में गड़बड़ियां ढूंढने में, वहां ये किस तरीके से भैया 5-6 लोकसभा की सीट जो है उसमें गड़बड़ियां ढूंढ के लेके आए। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जिस स्ट्रक्चर में मांगना चाहते थे लिस्ट को, जो बोल रहे थे कि भाई मशीन रीडेबल आप हमको फॉर्मेट दीजिए, वो फॉर्मेट बीजेपी के पास में है पर इनके पास में नहीं है। और सवाल ये भी बनता है कि यदि इनके पास में नहीं है, जैसा कि अभी ये क्लेम करेंगे, तो फिर प्रश्न ये बनता है कि भाई आपने कैसे 2 दिन के अंदर में 6 लोकसभा सीट पे ये सारा डाटा निकाल लिया। देखिए औसतन एक लोकसभा पे 5 से 6 विधानसभा की सीट होती है, तो कम से कम 30 से 36 विधानसभा की सीट का डाटा इन्होंने 2 से 3 दिन में निकाला है। ये कैसे पॉसिबल है जब कांग्रेस जो है वही सेम मतलब मैनुअली काम कर रही है और उसको 6 महीना लग रहा है, और ये 2 से 3 दिन में काम कर रहे हैं। तो ये 2 ही सूरत हाल में पॉसिबल हो सकता है। एक सूरत हाल ये कि इनके पास में मशीन रीडेबल जो है वो फॉर्मेट है, या दूसरा ये कि इनको पहले से ही पता था कि यहाँ ये गड़बड़ियां हैं। तो अगर इनको, तो दोनों ही सूरत हाल में फंसते हैं। अगर आपको पहले से पता था तो आप क्यों नहीं लेके आए पहले जनता के सामने इस चीज को। और यदि इनके पास में मशीन रीडेबल फॉर्मेट है तो ये तो चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। चुनाव आयोग के नजर में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है।
ठीक है, नहीं, तो ये जो आपको वकालत करना था, जो पहले वकालत करना था, ये क्या भारी पड़ रहा है? क्योंकि पहले आपने सोचा कि ये तो हल्की फुल्की बात है, ईवीएम की तरह बातें निकल जाएंगी, क्योंकि इस बार सबूत भी सामने है, चुनाव आयोग जवाब भी नहीं दे रहा है किसी बात का। तो ये जो वकालत करना था, ये धीरे धीरे करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि नहीं बचेंगे, चुनाव आयोग के साथ हम भी जो है पकड़े जाएंगे, तो फिर उसने कहा कि हम भी डाल देते हैं चुनाव आयोग पर, एक बकरा बना दिया और उसको बलि के लिए सामने खड़ा कर दिया। नहीं, मैं इसको इस फॉर्मेट में नहीं लेता, मेरा थोड़ा अलग टेक है इसमें हिमांशु जी। वो ये है कि ये बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी से ये लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी जो है ये इतने मूर्ख नहीं है। जैसे मैं बहुत सारे यूट्यूब पे राजनीतिक विश्लेषक लोगों को देख रहा हूं कि मतलब वो पूरी तरीके से तुले हुए हैं कि बीजेपी को मूर्ख पार्टी, ये कपटी है पर मूर्ख नहीं है। ये दोनों चीज में बहुत अंतर होता है। कपट जो है, कपटी है, मूर्खता इनके अंदर में नहीं भरी है। ये जो कर रहे हैं ये बहुत स्ट्रैटेजिकली कर रहे हैं। या आप इसमें ये मत सोचिए जो बाकी लोग बोल रहे हैं कि ब्लंडर हो गया इनसे, ब्लंडर कुछ नहीं हुआ है भाई। चुनाव आयोग के ऊपर में कार्रवाई करने का अधिकार तो सरकार के पास में है, तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप चिल्लाते रहो जितना चिल्लाना है, चिल्लाओ। आपने अडानी पे चिल्लाया था, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। आपने कई मुद्दों के ऊपर में चिल्लाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तो इनका ये कि तुम चिल्लाते रहो जितना भी चिल्लाना है, ये कपटी लोगों की निशानी है। तो ये क्यों कर रहे फिर? ये सोचिए आप। ये कर इसलिए नहीं क्योंकि ये जान के इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं और पार्टियों को उलझाना चाह रहे हैं इसमें, ताकि पार्टियों की अपनी एनर्जी, अपना टाइम, उनके कार्यकर्ता, उनके रिसोर्सेज सब लग जाए इसके अंदर में। और चुनाव के अंदर में जो बाकी जो काम है, जो मेन काम है, रणनीति बनाना, पैसे बांटना, है ना, करते ये पैसे बांटते, भले वो उसका कितना भी हो। हर इलेक्शन में आप देखिए पकड़ पकड़ के जो है पैसे आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि टेम्पो भर भर के अडानी और अंबानी जो है कांग्रेस को पैसे देते हैं। तो भैया मेरे जैसा यदि व्यक्ति बोल रहा तो कोई गलत नहीं बोल रहा। तो ये पैसे पहुंचाना टेम्पो में भर भर के अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को जो वोट डालने वाले, ये अपने आप में जो है ये सारे काम जो है इसके लिए एनर्जी, रिसोर्सेस, टाइम जो है वो बीजेपी ने सब अपने पक्ष में कर दिया है। और जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है कि नहीं है, उसमें इन्होंने विपक्षी पार्टी को लगा दिया है। भाई ये विपक्षी पार्टी का काम थोड़ा ना है। ये तो चुनाव आयोग का काम था कि आप 60 लाख लोगों की जो लिस्ट निकालो, उसमें से यदि 1000 भी अगर विपक्षी पार्टी प्रूफ कर दे कि आपने गलत लोगों को निकाला है, तो सबसे पहले निर्वाचन आयोग के जो चीफ है तीनों, एक नहीं ज्ञानेश कुमार, उनके साथ जो 2 और बैठते हैं, तीनों का इस्तीफा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए। बिहार में जो चुनाव आयोग का मेन है उसका एक्शन होना चाहिए, और उसके बाद में फिर से स्क्रूटनी होना चाहिए। और अच्छा, आपको लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार या फिर उनके साथ जो 2 और चुनाव आयुक्त हैं वो भी इस्तीफा देंगे और बातें खत्म हो जाएंगी? नहीं, वो इस्तीफा देंगे और बातें का, भाई अगर इस्तीफा देंगे तो बात कभी खत्म ही नहीं होगी। ये ऐसी सरकार ही नहीं है जिसमें इस्तीफे होते हैं हिमांशु जी, आप भूल गए। ये ऐसी सरकार है जिसमें इस्तीफे नहीं होते। ये इस्तीफा वीफा कुछ देने नहीं वाले। मैं बता रहा हूं कि यदि 1000 भी लोग गलत निकल गए तो कायदे से क्या होना चाहिए था, लीगली क्या होना चाहिए था। लीगली जो है चुनाव आयोग के ऊपर में, आयुक्त के ऊपर में एक्शन होना चाहिए था। तो क्या एक्शन होगा? अगर कांग्रेस और आरजेडी ने प्रूफ कर दिया 60 लाख लोगों में से 1000 भी ऐसे लोग ढूंढ के निकाल के ले आए जो जीवित है और जो जेन्युइन वोटर्स हैं और उनके नाम काटे गए, तो क्या एक्शन होगा चुनाव आयोग के ऊपर में? और दूसरा ये कि ये सही है वोटर, ये प्रूफ करने में आप विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता और इन पार्टियों का टाइम, रिसोर्स, धन क्यों खर्चा करवा रहे हो? ये सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। ये टैक्स पेयर की मनी से होना चाहिए, ये कांग्रेस के पैसे या आरजेडी के पैसे से नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली फंसा दिया है। और एक भी राजनीतिक विश्लेषक मैंने नहीं देखा, टीवी, यूट्यूब, कहीं पे भी अखबार, जो इस चीज पे चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है। वो पेरिफेरी में घूम रहे, वो पेरिफेरी में घूम रहे हैं। कोई बोल रहा कि अरे ये तो राहुल गांधी जी का जो है बहुत ही वीक ये है, उपहास उड़ा रहे हैं। यूट्यूब वाले सब बोल रहे हैं अरे इस पे तो चुनाव आयोग जो है बैकफुट पे आ गया है और ये बहुत बड़ी बीजेपी ने गलती कर दी है। भाई हमको कांग्रेस या बीजेपी के आईने से नहीं देखनी है चीजें, हमको पत्रकार के आईने से देखनी है चीजें।
और जब मैं पत्रकार के आईने से लेंस से चीजें देख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को उलझाने का, उनके टाइम, उनके पैसे, उनके रिसोर्सेस को बर्बाद कराने का ये बीजेपी ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। जी हिमांशु। तो यानी आप कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र के तहत जितने विपक्षी दल हैं उनको उलझा दिया है, तो फिर मतलब गेम कैसे खेलेंगे? ये सवाल ये है कि मतलब क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और इस हालात में कांग्रेस पार्टी कह रही है हम तो बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं। अब बाइकआउट होगा क्या, तभी चीजें सुधरेंगी, या फिर क्या, किस तरफ जा रही है चीजें? आइडियली अगर आप मेरा विचार पूछो तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये फिर एक सेट कर देगा, ये देश के अंदर में नॉर्म सेट कर देगा कि विपक्षी पार्टियां जो है बहुत सीरियस हैं इलेक्शन को लेके, और आप विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जो है मजाक का एक वो ह्रास का, मतलब ये जो है ना, लोग हंसे इसके ऊपर में, हंसी का पात्र नहीं बना सकते उनको। अगर बहुत स्ट्रांग, अगर बहुत बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी मिलती है तो इनको बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए। करारा तमाचा होगा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे इस चीज का कि इंडिया जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, उस डेमोक्रेसी के अंदर में विपक्षी पार्टियां इलेक्शन का बॉयकॉट कर रही हैं। और बॉयकॉट करने का रीजन ये है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली नजर आ रही है वोटर लिस्ट में। फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और 2024 के लोकसभा इलेक्शन, सब पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हिमांशु जी, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इतना एंटी वेव गवर्नमेंट के खिलाफ महाराष्ट्र में नहीं देखा था जो इस बार था। और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो मैं दंग हैरान था। सिर्फ 16 सीट मिली कांग्रेस को, शिवसेना भी कुछ 19 या 21 सीट मिली उनको, और पवार साहब तो, शरद पवार साहब तो गायब ही हो गए आंधी में, 8 या 9 सीट मिली। इतनी स्ट्रांग बयार, इतना स्ट्रांग वेव था बीजेपी के अगेंस्ट में। जबकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में उल्टा हुआ था, मतलब उल्टा 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी। एग्जैक्टली। तो ये कैसे हो गया? मैं तो कई दिनों तक मैं अपने ऊपर सवाल उठाने लग गया कि क्या मैं निष्पक्ष रूप से चीजों को एनालाइज कर रहा हूं? मैं कैसे इतना गलत हो सकता हूं? पूरे 22-23 साल की पत्रकारिता पे मेरे को जो है बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क आने लगा। बाद में मैंने देखा कि भाई, ये जब बाद में खुलासा हुआ कि 48 लाख नए वोटर्स ऐड किए गए, 8 लाख वोटर्स हटाए गए, यानी टोटल 56 लाख वोटर्स का एडिशन और डिलीशन हुआ। यानी 10%, लगभग 8 से 10% जो वोट डलते हैं उसमें जो है हेरफेर हुई है। तो चुनाव के नतीजे तो बदल नहीं थे, क्योंकि जो आप ये समझ लीजिए कि 90% जनता अपना मन जो है वो बना चुकी रहती है कि हमको किसको वोट देना है। कोई कांग्रेसी है, कोई भाजपाई है, ठीक है, कोई राष्ट्रवादी है, कोई शिव सैनिक है। पर ये पूरा चुनाव 10% जो स्विंग वोटर्स या फर्स्ट टाइम वोटर्स रहते हैं उनके ऊपर जो है आधारित होता है, और उसी के लिए पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है। ये 10% वोटर्स अगर आप लिस्ट में ही गड़बड़ करके ये कर दो तो फिर बचा क्या? फिर स्विंग वोटर का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। तो ये सब जो चीजें हुई हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे गेम हुआ है, और ये खुद मैंने बहुत क्लोजली इस चीज को महाराष्ट्र में मॉनिटर किया। इसमें मुझे लगता है कि यदि बहुत बड़े लेवल की धांधली होती है तो सारी अपोजिशन पार्टीज ने बॉयकॉट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि पहले आप वोटर लिस्ट ठीक कीजिए। जी मांचू, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और बाकी हमारे दर्शक कमेंट करके हमको बताएं कि वो ये जो पूरा हंगामा हो रहा है सियासी तौर पर और संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।